लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। बिहार में सबसे ज्यादा अपराध किसने किए? हो सकता है कि कई लोग शहाबुद्दीन या आनंद सिंह जैसे किसी और बाहुबली का नाम सोचे, लेकिन बिहार में एक सेना ऐसी भी थी जिस पर सरकार का कोई बस नहीं था, लेकिन उन्हें पावरफुल नेताओं की सरपरस्ती हासिल थी और उनके हाथों में था हथियार। इनका प्रभाव किसी बाहुबली जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इनके खून बहाने के तरीकों के आगे कोई भी बाहुबली फेल हो जाता। यहाँ तक कि एक कत्ल को छुपाने के लिए बाहुबलियों को कई और जुर्म करने पड़ते हैं, लेकिन वो सेना ऐसी थी जो नरसंहार करके भी आजाद होते थे। आज मैं आपको बिहार के एक ऐसे दौर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वाकई में बहुत दर्दनाक और उलझा हुआ है। ये कहानी है रणवीर सेना की, जिसकी एक नहीं दो पहचान है। सवर्णों के लिए माओ के खिलाफ लड़ने वाली सेना, वहीं पिछड़ों के लिए उन पर अन्याय बरसाने वाली सेना। आपने भी शायद इसका नाम जरूर सुना होगा या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते होंगे कि रणवीर सेना हुआ करती थी, खासकर बिहार में, क्योंकि कई कहानियों में मुझे कमेंट भी आया था कि रणवीर सेना की कहानी भी सुनाइएगा। तो आज उसी रणवीर सेना की कहानी लेकर आया हूं, जिसने बिहार की जमीन पर खून और डर से एक लंबा अध्याय लिखा। इसलिए आइए बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो बात शुरू होती है 1990 के दशक से। जरा सोचिए, बिहार में उस वक्त क्या माहौल था। चारों तरफ गरीबी थी, जमीन को लेकर झगड़े थे और सबसे बड़ा था जातिवाद का झगड़ा। जमीन के बड़े बड़े टुकड़े कुछ खास जातियों के पास थे, जिन्हें हम सवर्ण कहते हैं, जैसे कि भूमिहार और राजपूत। और जो उन जमीनों पर काम करते थे वो थे बेचारे दलित, पिछड़े और गरीब। उनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो बस दूसरों के खेतों पर मजदूरी करते थे। अब इन गरीब और जमीन विहीन लोगों के लिए आवाज उठाने लगे नक्सली संगठन, खास करके सीपीआई माले जैसी पार्टियां। ये लोग चाहते थे कि जमीन का बंटवारा बराबरी से हो, मजदूरों को उनका हक मिले। तो जब ये संगठन मजबूत होने लगे ना, तो ये दलितों को भी अपने साथ ऑर्गेनाइज करने लगे, संगठित करने लगे, अपने साथ मिलाने लगे। तो जमींदार लोगों को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि उनका राज अब खत्म हो जाएगा। फिर इसी डर और अपनी सत्ता बचाने की चाहत में सितंबर 1994 में भोजपुर जिले के बेलौर गांव में रणवीर सेना का जन्म हुआ। इसे बनाने वाले मुख्य रूप से भूमिहार जाति के बड़े जमींदार थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भूमिहार और जमींदार ने सेना बनाया तो नाम रणवीर सेना क्यों पड़ा? भूमिहार सेना या फिर जमींदार सेना क्यों नहीं रखा? दरअसल इसके पीछे एक कहानी है। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि रणवीर बाबा नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति थे, जिन्हें भूमिहार लोग अपनी रक्षा करने वाला मानते हैं, यानी कि उसे रक्षक मानते हैं। बस उन्हीं के नाम पर इस सेना का नाम रख दिया गया, यानी कि अब उनके नाम पर बनाई गई सेना वाले लोग भूमिहारों की रक्षा करेंगे। तो रणवीर सेना का एक ही मकसद था, नक्सलियों का मुकाबला करना और अपनी जाति के लोगों के हितों की रक्षा करना, उनकी जमीन पर कब्जा होने से रोकना और उन पर अपना दबदबा बनाए रखना। कुछ इस तरह से उन्होंने सवर्ण लिबरेशन आर्मी और सनलाइट सेना जैसे छोटे मोटे और भी जातीय गुटों को अपने साथ मिला लिया, जिससे वे और भी ताकतवर हो गए। अब बात करते हैं कि सेना के फाउंडर कौन थे, उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इस सेना के सबसे बड़े नेता थे ब्रह्मेश्वर सिंह, जिसे लोग मुखिया के नाम से भी जानते थे। वही इस सेना के संस्थापक भी थे और सर्वोच्च कमांडर भी। मुखिया ने इस सेना को पूरे बिहार में फैला दिया, खास करके मध्य बिहार के जिलों में, जैसे भोजपुर, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद, जहां पर नक्सलियों का प्रभाव भी ज्यादा था। एक तरह से उनका अपने सेना में एक ऐसा पद था या फिर लोगों के बीच उनकी एक ऐसी धाक थी कि उनकी बात ही पत्थर की लकीर मानी जाती थी। लेकिन आगे चलकर यही रणवीर सेना सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही नहीं बनी रही, वो हमले भी करने लगे। उनका मुख्य काम आगे चलकर बन गया उन गांव और लोगों को सबक सिखाना जो नक्सलियों का साथ देते थे या उनके खिलाफ खड़े होते थे, यानी रणवीर सेना के खिलाफ जाते थे।
और उनका सबक सिखाना मतलब छोटे मोटे मारपीट नहीं, बल्कि बड़े बड़े नरसंहार होते थे। नरसंहार समझते हैं ना आप, मतलब किसी एक को नहीं मारना, बल्कि भेड़ और बकरियों की तरह अनगिनत इंसानों को मौत के घाट उतारना और उन्हें मारते वक्त मानवता को भी भूल जाना, लोगों की लाशों की ढेर लगा देना। और बिहार तो न जाने ऐसे कितने नरसंहारों की गवाही है। ऊपर से रणवीर सेना का दौर ही कुछ और था। वो इतने खूंखार थे कि आप समझिए कि रणवीर सेना ने खुलकर कहा था कि वे नक्सलियों की अगली पीढ़ी को खत्म करने के लिए महिलाओं और बच्चों को भी मार डालते थे। इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका दिमाग किस हद तक जा चुका था, किस हद तक उनके अंदर वायलेंस भरा था। यकीन नहीं आ रहा हो तो आइए इनके कुछ बड़े नरसंहार के बारे में बताते हैं, जो आज भी बिहार के लोगों के जहन में एक काले धब्बे की तरह है, एक डर के साए की तरह है। सबसे पहले आपको बताते हैं साल 1996 में हुआ बथानी टोला नरसंहार के बारे में। तो देखिए, बिहार का एक जिला है भोजपुर। वहां के बथानी टोला में 21 दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इनमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। माना जाता है कि बथानी टोला नरसंहार को अंजाम देने के पीछे बदले की भावना थी। हुआ ये कि इससे पहले सीपीआई माले से जुड़े एक समूह ने एक भूमिहारों की हत्या कर दी थी या उन पर हमला किया था। रणवीर सेना ने इसे अपने जाति पर हमला माना और इसका जवाब देने के लिए इस नरसंहार को अंजाम दिया। लेकिन सवाल वही है कि भूमिहारों के मौत का बदला दलितों से क्यों? तो इसका जवाब मैं ऊपर भी दे चुका हूं कि रणवीर सेना दलितों को नक्सलियों का समर्थक मानते थे और उनकी गलतियों के लिए उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, जो नक्सलियों को मसीहा मानते थे। ऐसा रणवीर सेना सोचती थी और इस तरह से वो घटने को अंजाम देते थे। इसलिए दलितों पर हमला किया गया। और ये तो सिर्फ एक कहानी थी ना। अगले साल 1997 में एक बार नरसंहार हुआ। यहाँ भी कई लोग मारे गए और तो और यहाँ ये भी आरोप लगे कि पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। इसके बाद 1999 में शंकर बीघा नरसंहार हुआ, बिहार के एक दूसरे जिला जहानाबाद में, जहां 22 दलितों को बेरहमी से मार दिया गया। फिर साल 2000 में मियापुर नरसंहार हुआ, जिसे रणवीर सेना का एक बड़ा और भयानक नरसंहार माना गया, क्योंकि इसमें उन्होंने 34 पिछड़े वर्ग के दलितों और यादवों को मार दिया था। कुल मिलाकर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह जातीय गैंग वॉर था, जहां जातियों के नाम पर दो गुट आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे थे और मर कोई और रहा था। बाकी देखिए, ये नरसंहार सिर्फ हिंसा नहीं थे, बल्कि ये एक तरह का संदेश था जमींदारों की तरफ से दलितों और पिछड़ों के लिए कि अगर उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो उनका यही हश्र होगा। और कुछ ऐसे ही बिहार के खेत खून से लाल हो चुके थे और हर तरफ डर का माहौल था। अच्छा, जब भी लोग इस तरह की कहानी सुनते हैं तो हाय दैया करने लगते हैं कि बिहार में क्या होता था। पर हर तरफ ऐसे ही हिंसा होते थे, किसी न किसी रूप में वजह कोई और होती थी, लेकिन हिंसा होते ही थे, आज भी हो रहे हैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से। मतलब कुल मिलाकर कहना इतना है कि ये सिर्फ बिहार में नहीं होता था। बाकी लौटते हैं कहानी पर। वैसे लोगों का ये सोचना सही भी है कि ये सब चीज हो कैसे रहा था और कैसे होता था, सरकार और पुलिस कहाँ थी, वो कुछ क्यों नहीं करते थे। तो देखिए, अगर सरकार के एक्शन की बात करें तो बिहार सरकार ने जुलाई 1995 में ही रणवीर सेना पर रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन क्या सिर्फ प्रतिबंध लगाने से ये रुक गई? जवाब है नहीं। ये सेना तो भूमिगत होकर और भी ज्यादा एक्टिव हो गई थी। हालांकि प्रतिबंध और तमाम नरसंहार के बाद इस सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह को 2002 में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 9 साल जेल में भी बिताए। सिर्फ 9 साल इसलिए क्योंकि साल 2012 में मौत यानी कि हत्या से कुछ हफ्ते पहले ब्रह्मेश्वर सिंह को कई मामलों में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। और सिर्फ मुखिया ही नहीं, कई नरसंहारों में जिन्हें निचली अदालत ने दोषी ठहराया था, उन्हें भी पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। यहां तक कि जिस नरसंहार से ये सब शुरू हुआ यानी कि बथानी टोला नरसंहार, उसमें भी हाई कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि गवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और सबूत काफी नहीं थे। जबकि निचली अदालत ने 3 को तो फांसी और 20 को उम्र कैद की सजा दी थी। सवाल यह है कि ये लोग छूटे कैसे?
पुलिसिया फाइल के मुताबिक तो गवाह और सबूत के अभाव में छूटे, लेकिन जिस तरह से सालों बाद अचानक सब छूटे, इससे सवाल उठने लगे कि क्या रणवीर सेना को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? क्या सत्ता में बैठे नेता इनका साथ देते थे? जब ऐसे सवाल उठने लगे तो अमीरदास आयोग बनाया गया। इनका काम था रणवीर सेना के राजनीतिक संबंधों की जांच करना, यह देखना कि कहीं किसी नेता का हाथ तो नहीं था इसमें। लेकिन 2008 में जब आयोग अपनी रिपोर्ट देने वाला था तो नीतीश कुमार की सरकार ने उसे अचानक भंग कर दिया। क्यों, इसका तो कोई जवाब नहीं है, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस रिपोर्ट में कई पार्टियों के नेताओं, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस के भी कुछ नेता शामिल थे, जिनका रणवीर सेना से गहरे संबंध उजागर होने वाले थे। खुद रिटायर्ड जस्टिस अमीरदास ने कहा था कि उनकी रिपोर्ट में 42 राजनीतिक नेताओं को दोषी ठहराने के सबूत थे, लेकिन वो रिपोर्ट कभी पब्लिक हुई ही नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ। सवाल यह है कि जो सेना इतनी मजबूत और खूंखार थी, उसका अंत कैसे हुआ? क्योंकि आज की तारीख में तो कोई रणवीर सेना नहीं है। तो देखिए, साल 2000 में जब मियापुर नरसंहार हुआ, उसके बाद से रणवीर सेना कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सरकार ने सख्त कदम उठाए और दूसरी तरफ नक्सलियों ने भी इसका मुकाबला किया। फिर जब अगस्त 2002 में ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया ने आत्मसमर्पण कर दिया तो कहा जाता है कि सेना को राजनीतिक संरक्षण मिलना भी बंद हो गया था। और फिर 1 जून 2012 को ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के बाद बिहार में जबरदस्त हंगामा हुआ और उनके समर्थकों ने खूब तोड़फोड़ की। उसकी अंतिम यात्रा में भी कई बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें बीजेपी के मंत्री भी थे। कुछ ने तो उन्हें सच्चा गांधीवादी तक कह दिया। ये बात बताती है कि भले ही सेना कमजोर पड़ गई हो, लेकिन उस विचारधारा और जातिगत राजनीति की जड़ें सालों बाद भी कितनी गहरी थी। आज की तारीख में रणवीर सेना एक संगठित सक्रिय सशस्त्र समूह के रूप में लगभग खत्म हो चुकी है। मुखिया की मौत के बाद उसका प्रभाव बहुत कम हो गया। हालांकि उनके बेटे अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन नाम का एक समूह बनाया था, जिसे मुखिया ने ही रणवीर सेना पर बैन लगने के बाद शुरू किया था। इसका मतलब है कि पुरानी विचारधारा और जमींदारों के हितों की रक्षा का विचार शायद नए रूप में अभी भी जीवित हो, लेकिन 90 के दशक वाला वो रणवीर सेना का खौफनाक दौर अब नहीं रहा। वो बिहार के कसाई और हत्या के खेत का दौर अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है, जो कहीं पीछे छूट गया है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि जब जमीन और जाति को लेकर संघर्ष इतना गहरा हो जाता है तो हिंसा किस हद तक जा सकती है, और कैसे राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोग इस आग में घी डालने का काम भी करते हैं। बिहार ने उस दौर से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो जख्म थे वो आज भी भरे नहीं है। अब यहाँ हो सकता है कि कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं रणवीर सेना को विलेन बना रहा हूँ और दलितों को विक्टिम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बस शुरुआत है जिसमें मैंने रणवीर सेना के जुल्म की कहानी बताई। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि इस कड़ी में आप आगे और भी कहानी देखना और सुनना चाहते हैं, तो मैं उन जुल्मों की कहानी भी सुनाऊंगा जो नक्सलियों ने मसीहा बनकर जमींदारों और भूमिहारों पर किया। क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक बात नहीं होती है, हर जुर्म की कहानी कही जाती है, चाहे चेहरा कोई भी हो, किसी भी जाति से हो। तो बस आप कमेंट करके लिखिए कि आपको अगली कहानी क्या सुननी है, और वो कहानी भी मैं लेकर जरूर आऊँगा। बाकी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा ये परिवार और भी जल्दी बड़ा हो। और मैं पंचम प्रकाश तो यूं ही आपके लिए कहानी लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे।
ये है मोर दैन रेडियो।